नमस्कार। पिछले दिनों हमारे देश में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद ना शादी ब्याह जैसे रिश्तों से ही लोगों का विश्वास उठने लगा। इंटरनेट पे लगातार पहले खबरें चलती रही और अब मीम्स बन रहे हैं, मजाक किया जा रहा है। और घटना मेरे शहर से रिलेटेड थी, इंदौर से रिलेटेड थी। तो खैर मैं उस घटना पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ सुनाया दिखाया जा चुका है। लेकिन मुझे लगा कि अपनी किताबों की दुनिया से क्यों ना मैं एक ऐसी किताब ढूंढ लूँ जो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से शादी ब्याह के ऊपर बात करती हो। हमें लगता है कि लिटरेचर में जब प्यार को डिफ़ाइन किया जाता है तो बहुत अतिशयोक्ति के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। बहुत सारे वादे, बहुत सारे प्रॉमिसेस, पता नहीं कितना सौंदर्य, हुस्न की चर्चा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लिटरेचर ही है जो कभी हमें जीवन के बहुत महत्वपूर्ण यथार्थ से परिचय कराता है। तो चूँकि मैं खुद इंदौर की हूँ, ये घटना इंदौर से रिलेटेड है, तो आज की जो किताब मैं लेकर आई हूँ उसकी लेखिका भी इंदौर की है। किताब लिखी है इंदौर की डॉक्टर प्रेम कुमारी नाहटा ने। किताब का नाम है कोठरी अपनी अपनी। बेसिकली ये एक कहानी संग्रह है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। वैसे तो इस किताब की हर कहानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रासंगिक, बहुत सारगर्भित है, लेकिन फिर भी किसी खास वजह से मैंने आज वो कहानियाँ चुनी जो शायद मेरी फर्स्ट फेवरेट तो नहीं होती, लेकिन समय की मांग को देखते हुए या अभी जिस तरह की बहस चल रही है उसको देखते हुए मुझे ये कहानियाँ ज़्यादा प्रासंगिक लगने लगी। तो होता है ना, जब एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में चुनना चाहते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, खासकर अरेंज मैरिजेस में। लव मैरिज में तो दो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे की आदतें जानते हैं, एक दूसरे की पर्सनालिटी जानते हैं, एक दूसरे का पास्ट जानते हैं, तो हाँ कहना बहुत आसान होता है। लेकिन अरेंज मैरिज में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो एक बहुत खूबसूरत कहानी है, कहानी का नाम है होना एक एक्सीडेंट का, जिसमें एक नानी और नातिन बात कर रही है। एक नातिन है जिसकी उम्र शादी के लायक है, नातिन हाईली एजुकेटेड है। और अब देखिए नानी और नातिन के बीच का संवाद देखिए। तो नानी से बच्ची कहती है, नानी आपके अनुसार अब मुझे प्यार का खत लिखने का लाइसेंस मिल गया है ना? तो नानी कहती है, हाँ गनीमत है, तुझे कोई लड़का जमा तो सही। अब लड़की कहती है, अब नानी ये तो देखना ही पड़ता है ना कि हम लोगों के बीच में सहमति बन सकेगी कि नहीं। नानी मुस्कुरा देती है। फिर बच्ची बोलती है, क्यों नानी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अब नानी जवाब देती है, बेटा गलत नहीं, लेकिन बहुत इमेच्योर बात कही, बहुत ही अपरिपक्व बात कही, बिल्कुल अपरिपक्व बात बोली है तूने। सहमति बन पाएगी या नहीं ये कुछ दिनों में तो क्या, कुछ महीनों में भी पता नहीं चलेगा। सहमति कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो वर्षों तक साथ रहकर जीवन की धूप छांव को साथ साथ झेलने से पैदा होती है। दोनों को समझौते करने पड़ते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि जब हम लोग मैरिज वाली एज में थे, जब मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम लोगों के लिए घर वाले रिश्ते देख रहे थे, तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा टाइम होता था कि समझ नहीं आता था कि किसे हाँ कहा जाए और कैसे हाँ कहा जाए। तो आई विश कि मैंने ये कहानी तब पढ़ी होती। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतने सारे फिल्टर्स लगाते हैं, अपने पैरामीटर्स को इतना टाइट करते हैं कि हम खुद की पर्सनालिटी को जितना नहीं जानते, खुद को जितना जज नहीं करते, उतना सामने वाले को तोलना चाहते हैं। और इस चक्कर में ना बहुत सारा टाइम निकलता चले जाता है क्योंकि हमें पता नहीं हमारे फिल्टर्स का बेस क्या है। तो यहाँ मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनलाइन होने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात राइटर ने बोली है। उन्होंने सहमति शब्द का प्रयोग किया है। आजकल के यंगस्टर्स बोलते हैं हम लोग इन लाइन है कि नहीं, हम लोग सेम पेज पे हैं कि नहीं, हम लोग सेम पेस पे हैं कि नहीं। तो सेम पेज पे होना, सेम पेस पे होना या थॉट प्रोसेस का इन लाइन होना एक दिन की या एक महीने की बात नहीं होती। इट टेक्स ईयर्स, बहुत साल लग जाते हैं और एक डायरेक्शन में एक तरीके से सोचने में वक्त लगता है। और कभी कभी कुछ चीज़ों में डिसएग्रीमेंट के बावजूद ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी जो है वो भी हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति को चित्रित करती है। हालांकि कहानी का केंद्रीय विषय शादी नहीं है,
ये कहानी एक ऐसे पिता की कहानी है जो बहुत डोमिनेटिंग है। पूरे घर में उनका हुक्म चलता है, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पढ़ेगा, सब कुछ पिताजी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की शादी के फैसले भी पिता ने ही लिए होंगे। तो पिता ने अपने बेटे की शादी बहुत अमीर परिवार की लड़की से करा दी है। अब शादी हो चुकी है, घर में बहुत कुछ हो रहा है। अब पिता और पुत्र के बीच का संवाद देखिए। पिताजी कहते हैं, अपने लड़के से पूछते हैं, एक दिन क्या होता है कि लड़का अपने पिताजी को आईना दिखा देता है और बोलता है, पापा आपने बहुत इनजस्टिस किया है हम सबके साथ। अब बदले में पिताजी पूछ रहे हैं कि ठीक है चलो, किया होगा, तेरी बहनों के साथ किया, तेरी मम्मी के साथ किया, तेरे साथ क्या किया। तो अब मैं किताब पढ़ती हूँ, और तेरे साथ क्या अन्याय किया, तेरी शादी तो इतने अमीर घर में करवाई कि कभी ज़रूरत पड़ने पर वो तेरी मदद कर सकेंगे। अब लड़का जवाब दे रहा है, पिताजी आप बुजुर्ग होकर भी बुजुर्गों द्वारा दी गई शिक्षा को भूल गए कि शादी ब्याह हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। आप ये भी याद नहीं रख पाए कि जो संस्कार, जो आदतें बचपन में डल जाती हैं वे बड़े होने पर बदली नहीं जा सकती, और इसलिए समधियों के परिवार के संस्कार देखना ज़रूरी है। रही बात मदद की, तो मैं इतना नकारा नहीं हूँ कि ससुराल वालों की भिक्षा लूँ। मैं इंजीनियर हूँ, अच्छा भला कमाता हूँ जिसमें परिवार चल सके, लेकिन अमीर घर की लड़की आने से अब तो मेरी नियति ही तिरस्कार है। ऐसा संबंध जोड़कर आपने तो समाज में इज्जत पाली, लेकिन मुझे जिस भंवर में डाल दिया है उसी में गोते लगाते हुए थक जाऊँगा। तो बहुत अच्छे शब्दों में एक ऐसे लड़के की व्यथा यहाँ लेखिका ने बता दी है जिसकी शादी बहुत ही रिच फैमिली की लड़की से कर दी है। और मैं या राइटर भी डेफिनेटली ये नहीं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे कि रईस परिवारों की लड़कियों से शादियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो डिफरेंस होता है ना, कभी कभी आई विल स्ट्रेस माई वर्ड, कभी कभी ये जो डिफरेंस होता है ना, ये लड़कियाँ या सेम लड़के भी कभी कभी एडजस्ट नहीं कर पाते और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हो रहा है जो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगता है। तो यहाँ पे इस वक्त इस कहानी को पढ़ने का, इसका अंश पढ़कर सुनाने का एक ही कारण था कि हमारे साहित्यकार ना हमारे समाज को आईना दिखा देते हैं, हमें बता देते हैं हम कहाँ गलत सोच रहे हैं, कहाँ सही सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटस जब अरेंज मैरिज होती है, जब पेरेंट्स अपने लड़के या लड़की के लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करने जाते हैं, डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटस एक बड़ा क्राइटेरिया होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। शायद ऐसा ही कुछ ये कहानी बताना चाह रही है। तो बहरहाल वापस लौटते हैं इस किताब पे। तो ये किताब मुझे बहुत प्रासंगिक लगी, बहुत कंटेम्प्रेरी लगी। रीज़न, इसमें ऑनर किलिंग की बात है, इसमें कन्या भ्रूण हत्या की बात है, इसमें डेफिनेटली शादियों के बारे में बात है, इसमें आफ्टर मैरिज लाइफ की बात है कि कैसे कभी कभी हस्बैंड अपनी वाइफ को सिर्फ एक अपना पोजीशन समझ लेता है कि ये एक चीज़ है। जस्ट लाइक मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक बंगला है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो भी गलत टेंडेंसी है। उसका जिक्र करती हुई कहानी भी इसमें है। सेम इसमें वो भी है कि कहाँ कभी कभी हम इंसान कैसे भविष्य को बेहतर करने के चक्कर में वर्तमान को इग्नोर कर देते हैं, उस तरह की कहानियाँ भी इसमें हैं। एक ऐसी कहानी भी है जहाँ दादी सास और पोते की बहू की ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो रही है, और जो मिडिल मैन है, जो उस लड़की की एक्चुअल सास है, उनकी नई पटरी बैठ पा रही है। तो बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं, बहुत खूबसूरती से लिखी गई है। ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और अगर आपके पास इन्हें पढ़ने का, इन्हें खरीदने का वक्त नहीं है तो मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी कहानियाँ, ऐसी किताबें मैं ढूंढती रहूँगी और उसके कुछ रिलेवेंट पोर्शन मैं आपको पढ़ पढ़ कर सुनाती रहूँगी। बहरहाल डॉक्टर प्रेम कुमारी नाहटा की ये किताब बहुत खूबसूरत है, उनका लेखन कार्य बहुत सुंदर है, और ये हिंदी की समृद्धि है कि हिंदी के बहुत सारे जो बड़े लेखक हैं वो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान रहे हैं। ठीक वैसे ही डॉक्टर नाहटा भी अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर रही हैं, कई न्यूज़पेपर्स में लिखा है, कई और कहानी संग्रह लिख चुकी हैं। तो बहुत खूबसूरत किताब के लिए उन्हें साधुवाद, और आपसे विदा चाहूँगी। एक बार फिर यही गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।